आ रही है। इंटरनेट कनेक्शन। I'll repeat, Rishabh, but is my voice fine now? My video and screen is fine? Yes. So the last sentence that I said was that graphical representation of any frequency table will help us to bring out the characteristics of that variable, of that data, of that variable that we are collecting more sharply. I'll write this down, समझ में आना चाहिए, and it will help us to do our analysis in a better way. अब कहाँ तो हम इतने सारे डाटा को एक एक करके स्टडी करते हैं और उसके बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं, फिर पॉलिसी आती है, कहाँ हम इमीडिएटली मैनेजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके एकदम से ग्राफ में कन्वर्ट करके एक विद इन 1 सेकेंड वी कैन नो दैट व्हाट इज द सिचुएशन इन दिल्ली रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, रिगार्डिंग कोविड सिनेरियो, रिगार्डिंग वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस, रिगार्डिंग द लंग्स डिजीजेस और समथिंग एल्स। तो हमें 1 सेकेंड में तुरंत पता चल जाता है कि हमारा डाटा कैसे मूव कर रहा है। इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बहुत हेल्पफुल है। जब भी आप देखोगे, इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया का तो हम लोग काफी डिस्कस भी करते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर क्या करता है, अगर आप लोगों ने कभी ध्यान से देखा होगा या आज देख लेना पीडीएफ उठा के, कि वो एक डाटा डिस्प्ले कर देता है, जी ये कर्व है, ये हिस्टोग्राम है, अब अपने आप समझ लो इसके अंदर क्या चीज है। वेयर एज जो इंडियन एक्सप्रेस है या हिंदू न्यूज़पेपर है, वो क्या करेगा, वो अच्छे से सारी चीजों को एक्सप्लेन करेगा। बट टाइम्स ऑफ इंडिया एटलीस्ट पहले तो यही करता था, ग्राफ्स डिस्प्ले कर देता था, ये लो आपके ग्राफ्स, अपने आप समझो इसमें क्या है। सो दैट्स एन इजी वे, पीपल हु आर कंफर्टेबल विद द ग्राफ्स, they can easily know that what is the situation going on. So I'll just write down this point which I said. So graphical representation you can write down side by side of the frequency table will bring out the characteristics more sharply and help in analytical work. So I hope now the purpose of this graphical representation is clear to everybody. So now first thing that we will be discussing in this graphical representation is histogram. Histogram हम सबने किया हुआ है, but आज थोड़ा उसको in depth discuss करेंगे कि क्या properties होनी चाहिए histogram की ताकि वो data को correctly represent करे. So first we'll be discussing about histogram. पहले मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगी और उसके बाद मैं इस हिस्टोग्राम के नीचे इसकी प्रॉपर्टीज लिखूंगी। फर्स्ट आई विल डिस्कस एन एग्जाम्पल विद यू पीपल। हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, आई थिंक फर्स्ट ही था, रिगार्डिंग द मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास इंटरवल फ्रेम किया था। मैं उसी डाटा की हेल्प से आपको आज इनफैक्ट ये जो हमारे सारे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसी एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगी, सो दैट वी आर फॉलोइंग जस्ट वन डाटा। सो वो जो डाटा था दैट वाज लाइक दिस, वी आर डूइंग एन एग्जांपल ऑफ हिस्टोग्राम। So you already have the data with you. So the class interval, और मैं क्यों सेम डाटा ले रही हूँ, ताकि हमें ये पता चल सके कि इनिशियली डाटा कैसे रॉ फॉर्म में था, फिर हमने उसकी क्लास इंटरवल क्रिएट की, क्लास इंटरवल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए फ्रीक्वेंसीज टेबल क्रिएट किया, और अब हम उस फ्रीक्वेंसी टेबल की हेल्प से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई विल फॉलो जस्ट सिंगल टेबल इन दिस। सो द क्लास इंटरवल इन दैट वाज 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, and 20 to 25. And the frequency was 5, 9, 8, 3, 5. So this was the data which was given to us for the marks of 30 students. Now we need to frame a histogram of this. So in order to frame the histogram, on the x-axis we will take that particular variable, we will take that characteristic जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम x-axis पे लेते हैं, on the x-axis we will take that variable जिसका हमने डाटा कलेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा डाटा कौन सा है, मार्क्स का, तो ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। और हम लोग y एक्सिस पे लेते हैं, y मतलब वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं फ्रीक्वेंसी, कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, वी टेक दी फ्रीक्वेंसी। एंड आफ्टर डूइंग दिस, रिप्रेजेंटेशन के केस में होता है ना,
क्या कह रहे हो? मैम ये एक्स एक्सिस पे हम वेरिएबल शो करते हैं और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, तो ये हर ग्राफ हाँ जी, के केस में होता है ना, और इट इज ओनली इन हिस्टोग्राम। बच्चे हर ग्राफ के केस में होता है ये। यस मैम। एक्स एक्सिस पे वेरिएबल, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। जो अगर अभी हम जो भी पोर्शंस कवर करेंगे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से, चाहे वो ऑजिव्स करे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करे, सब के अंदर होएगा ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ. So I understand your enthusiasm, but I would again repeat, please let me first complete the explanation. You can message in the chat. जब मेरी explanation खत्म हो जाएगी मैं आपके question का respond कर दूंगी, so that बाकी जो students हैं, हम जो एक flow में अपना काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, वो flow disturb ना हो. I will appreciate if you do that, please. यस मैम, यस मैम, Okay. डेफिनेटली। So yeah, so x-axis we take variable and y-axis we take the frequency, and after that we are going to plot our frequencies associated with that particular class interval. तो अभी मैं इसकी प्लॉट कर रही हूँ, मैं आपको टाइम दे दूंगी। जो लोग नहीं कंफर्टेबल है हिस्टोग्राम में वो पहले आप लोग देख लीजिए और उसके बाद आप इसको प्लॉट करना। सो मैं इसी के नीचे प्लॉट करूंगी ताकि मुझे ऊपर नजर आता रहे, आप लोग भी सेम पेज पे करो, इट वुड बी बेटर। अच्छा, और जब आप ड्रॉ करोगे ना तो प्लीज अपने ये जो वर्टिकल साइड है ना, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ लेना, ये हमें आगे काम आने वाली है। ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे इतना स्पेस छोड़ा है ना, यहाँ पे स्पेस छोड़ना, इट विल हेल्प अस इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। या फिर आपको दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करना हो तो दोबारा से ड्रॉ कर लेना। सो या, सो दिस वी आर जस्ट ड्रॉइंग वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड देन दिस इज एक्स एक्सिस। On y-axis, we will be taking our frequency, and on x-axis we will be taking marks. This is our x-axis. So here the class interval, as we have written down, it is 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 टू 30 नहीं है, बट हम उसको भी प्लॉट कर रहे हैं 25 टू 30। एंड जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है, आप देख सकते हो हमारा फ्रीक्वेंसी कैसे 5, 9, 8, 3, 5। सो इफ यू वांट यू कैन टेक 1, 2, 3, 4, 5 till 10. आई एम टेकिंग द गैप ऑफ 2, so it is 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब एक बार हमने ये प्लॉट कर दिया है, नाउ वी विल प्लॉट। हमारा एक्स एक्सिस पे आ गया है वेरिएबल, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आ गया है। नाउ वी आर सिंपली गोइंग टू प्लॉट दिस। सो प्लॉट हम कैसे करेंगे कि हम रेक्टेंगल फ्रेम करेंगे। रेक्टेंगल कैसे फ्रेम करेंगे? सो सपोज 0 to 5 का हमारा फ्रीक्वेंसी है 5, सो 5 विल कम समवेयर ओवर हियर इन द मिडल पॉइंट ऑफ 4 to 6. So यहाँ पे हम लोग 0 to 5 and this middle point over here, this is the frequency 5. If you want, you can write down over here that this is frequency 5. After that 5 to 10 again we will form a rectangle. Now guys please see in the histogram, हम किसी भी तरह का गैप बीच में नहीं देते हैं until and unless कोई क्लास इंटरवल ऐसी ना आ जाए बीच में जिसमें हमारा 0 हो फ्रीक्वेंसी। अगर 0 फ्रीक्वेंसी हुई तो उस केस में सपोज 5 to 10 0 हो गया, सपोज बोल रही हूं मैं। तो 5 to 10 अगर 0 हो गया तो वो तो हम लोगों का जो हिस्टोग्राम है वो ऐसे ओवरलैप हो जाएगा एक्स एक्सिस के साथ, अगर किसी क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 0 होता है तो। यहाँ पे वो चीज नहीं है तो इसलिए मैं उसको अभी नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। देन 5 to 10 का फ्रीक्वेंसी हमारा 9 है, दैट इज इन बिटवीन ऑफ 8 to 9। तो हम यहाँ से ये 10 वाला we will just, sorry this is not a straight line, but yeah, so we will just pick this up till 9 and so this is till 9 and we will join this. So this frequency represents 9. Similarly, we can draw for others. 10 to 15 हम लोगों का 8 है, so 8 is over here, so this would be 8. किसी भी तरह का गैप नहीं आता है, गैप आ जाता है तो वो हमारे बार ग्राफ्स हो जाते हैं। सो देयर इज नो टाइप ऑफ ग्राफ बिकॉज दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल दैट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर। सो दिस फ्रीक्वेंसी इज 8। जिसको ये नहीं समझ आए पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद फिर आपको हायर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह भी हमें इसी के अंदर प्लॉट करेंगे हम लोग, एज इन इसी को यूज करते हुए प्लॉट करेंगे। सो दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। 15 to 20 frequency is 3, that is in between of 2 and 4. So this will be somewhat here. This is 3. And then 20 to 25, it will be 5. That is again in between of 4 and 6. So this will be like this.
So the frequency over here is 5. So this is termed as the histogram. अब ये तो हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया, पर इससे एसोसिएटेड हमारी कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लोगों को डिस्कस करनी है. तो वो प्रॉपर्टीज क्या हैं कि हम लोग इसके अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि हमारा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ, अच्छा I'm giving you time. If you want, you can please draw this. I'll just display. If you are done, please write D. Then we will discuss certain properties of histogram. Okay, dear. All right. Okay. Okay, if somebody wants me to wait, I think most of you have drawn this, then you can message W. Otherwise, we are discussing the properties over here. Now, I think it is clearly visible. अगर मैं पूरा पेज में डिस्प्ले कर रही हूँ तो इसके अंदर हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब मैं पर्पल से आप लोगों को डिस्प्ले करूंगी. दैट इज, अगर हम इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, अगर मैं इसको नेम दे रही हूँ सपोज A, B, C, D. सो ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, इसी तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 रेक्टेंगल्स हैं. तो एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल मैं लिखवा दूंगी, अभी समझ लो. एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास. इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोगों का एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द फॉर्मूला इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. यहाँ पे हम लोगों का ब्रेड्थ क्या चीज हो जाएगी, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, एंड लेंथ हो जाएगा हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल. क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्लास इंटरवल इक्वल विड्थ का लिया है. So the width of the class interval of all the class interval is same and that is 5. But the frequency is varying. तो अभी मैं आपको इसका एक टेबल ड्रॉ कर रही हूँ. So where should I draw this so that we can see this side by side? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. So if we can see हमारा जो क्लास इंटरवल है, so 0 to 5 क्लास इंटरवल, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25. दिस इज आवर क्लास इंटरवल. यहाँ पे हम लोगों का हाइट मतलब कि हम लोगों की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी. तो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5, 9, 8, 3, 5. और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल मतलब कि विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल है हमारा इक्वल है, दैट इज 5, 5, 5, 5. तो हम लोगों का एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल कितना हुआ, मतलब ये हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल बना है, सेकंड रेक्टेंगल इन द हिस्टोग्राम, थर्ड रेक्टेंगल, फोर्थ रेक्टेंगल, फिफ्थ रेक्टेंगल. तो हमारा एरिया हो गया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज 25, 45, 40, 15, 25. तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो ये बोलती है दैट एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज proportional to the frequency of that class interval. प्रोपोर्शनल मतलब अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो हमारा एरिया आया है ना, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये एरिया 5 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सारी जगह वही है ना. दिस एरिया इज 5 टाइम्स ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी. तो इसका मतलब कि हमारा एरिया प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है. ईच रेक्टेंगल का एरिया प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, और इस पर्टिकुलर केस में प्रोपोर्शनल मतलब 5 टाइम्स टू फ्रीक्वेंसी. Guys, is this statement clear to all that area of each rectangle is proportional to the frequency of that class interval? This means that over here in this particular case it is 5 times. Proportional मतलब 5 times. All right. तो इसी तरीके से हम ये चीज बोल सकते हैं हिस्टोग्राम के बारे में. दूसरी चीज हम ये बोल सकते हैं that total area under this histogram is proportional to the total frequency. Total area under all rectangles is proportional to the total frequency. अच्छा, टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब अब हम इस एरिया को ऐड करेंगे. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 150. और हमारी ये फ्रीक्वेंसी आप देखोगे, फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी, दैट वाज 30. तो अब ये बोल रहे हैं जो ये टोटल एरिया है दैट इज 150, दिस इज प्रोपोर्शनल टू टोटल फ्रीक्वेंसी. टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 30, तो प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा 5.
वही चीज आ गई ना कि हमारा क्लास इंटरवल कितना होएगा, क्लास इंटरवल का विड्थ हो जाएगा 5. दिस इज हाउ वी से दैट टोटल एरिया under all rectangles is proportional to the total frequency. So now I'm displaying both the pages. You can note down what you want to note down, and you can ask if there is any doubt in histogram. Let me know when you are done. You can zoom it in and you can, sorry, these are the 2 pages. We are simply taking 5 as constant to remove the proportion. Rishabh, we are not taking 5 as constant. Here we have already taken 5 as equal class interval. हमारे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल का भी केस है, वो हमारा लास्ट केस है. तो वहां पे फिर हमारा ये रिलेशनशिप में कैसे चेंजेस आते हैं वो हम देखेंगे. यहाँ पे हमने पर्पसली इसको कांस्टेंट नहीं लिया है, हमारी क्लास इंटरवल का विड्थ ही 5 है, इसलिए वो हमारा कांस्टेंट आ रहा है. बट एवरी टाइम जो ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी है ना, एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल. तो जहां पे भी हमारा क्लास इंटरवल का विड्थ चेंज हो जाएगा तब भी हमारी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी वैलिड होएगी. बट सेकंड प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें हमारा जो क्लास इंटरवल है वो विड्थ अनइक्वल है ऑफ ऑल द क्लास इंटरवल्स. So here we are not purposely taking it as constant. Class interval is of 5 width. That is why it appears to be constant. Rishabh, are we clear on this? Okay. Please let me know when you are done. All right. Okay, thanks. So next that we need to do is, next we need to do frequency polygon. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम लोगों का जो मिड पॉइंट्स है रेक्टेंगल के, अगेन मैं पहले आपको इसका डायग्रामेटिकली ही बताऊंगी. मैं सेम ग्राफ पे कर रही हूँ, आप लोग चाहो तो आप लोग सेम ग्राफ पे कर सकते हो अगर आपको इजीली आप समझ सकते हो रिवीजन के टाइम पे. और इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ अ सेपरेट ग्राफ आल्सो. आई एम डूइंग इट ऑन द सेम ग्राफ बिकॉज आई आल्सो वांट टू टेल यू कि हम लोग सेम चीज से और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने डाटा को. तो ये हमने हिस्टोग्राम डिस्प्ले किया है. अब हम इसी के अंदर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अगर प्लॉट करना चाहते हैं, आई जस्ट रिमूव दीज नंबर्स आल्सो. या सो अब इसी के अंदर हम अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्लॉट करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है कि हमारे जो भी मिड पॉइंट्स हैं, ये टॉप ऑफ द रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स, मतलब कि हम लोगों का से यहाँ पे ये मिड पॉइंट है इस रेक्टेंगल का, सेकंड रेक्टेंगल का मिड पॉइंट यहाँ पे है, थर्ड का यहाँ पे है, फोर्थ का यहाँ पे, फिफ्थ रेक्टेंगल का ये मिड पॉइंट है. जब हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन मतलब फ्री हैंड मूवमेंट नहीं हो रहा है, हमें पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करना है. तो जब हम ये पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आता है. तो पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन कर रही हूँ, बट इसके बाद हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, दैट आई विल टेल यू. सो यहाँ पे हमारा ये जो फर्स्ट है, so this will be joining from this to this, then there will be a joining from this to this point. This is not straight line, I'll just make it straight line. Yeah, so this is a straight line, then this is a straight line here, then this is again a straight line here, and then this is again a straight line. तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आया. बट अब आप ये देखो कि क्या इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जो हमारा दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, दो एक्सट्रीम एंड्स हैं, ये तो कहीं पे मीट ही नहीं कर रहे एक्स एक्सिस के साथ. तो फिर हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? क्योंकि जो चीज हमने हिस्टोग्राम के अंदर बोली है कि टोटल एरिया
under all these rectangles is proportional to the frequency. वही चीज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए भी वैलिड है, दैट द टोटल एरिया अंडर दिस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हम लोगों ने याद है ना वो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ देखा था, दैट वाज आल्सो कि मिड पॉइंट को हम लोगों ने ज्वाइन किया था। तो उस केस में भी जो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा कहीं तो एक्स एक्सिस पे ज्वाइन होना चाहिए अगर हमें एरिया के पर्सपेक्टिव से बात करनी है तो इसके लिए हम कुछ चेंजेस करते हैं इसमें, और वो चेंजेस ऐसे किए जाते हैं कि हमारे टोटल एरिया सेम रहे। तो वो हम लोगों का कैसे होएगा कि इसीलिए मैंने आपको कहा था अभी कि वर्टिकल एक्सिस के लेफ्ट साइड थोड़ी स्पेस रखिएगा और एक एक्स्ट्रा क्लास हम ड्रॉ करेंगे। तो अब मैं आपको ब्लैक से डिस्प्ले ब्लैक तो ऑलरेडी है, मैं ब्लू से डिस्प्ले कर रही हूँ। सो हेयर एज यू कैन सी ये जो 25 to 30 है, इवन दो हमारे पास यहाँ पे कोई क्लास नहीं है, पहले सुन लो फिर ड्रॉ कर लेना, इवन दो हमारे पास यहाँ पे कोई क्लास नहीं है बट हम इसके मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन करेंगे। सो वी जॉइंट दिस मिड पॉइंट यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव एन एरिया, और वो एरिया के लिए एक्स एक्सिस पे टच करना जरूरी है। अब क्योंकि हम लोगों की यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 5 विड्थ की क्लास इंटरवल्स है, तो हम इस जो ये हमारा 0 पॉइंट है इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करके 0 to -5 का क्लास इंटरवल डिस्प्ले करेंगे। तो हमने इस एक्सिस को शिफ्ट किया और ये -5 यहाँ पे लिखा। सो ये जो हमारा क्लास इंटरवल आ गया, दिस क्लास इंटरवल इज सेम एज द क्लास इंटरवल्स, द विड्थ इज सेम 0 to -5। इसका जो मिड पॉइंट है यहां से भी हम इसको ज्वाइन करेंगे लाइक दिस। सो अब हमारे पास, आप इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को अगर देखोगे तो अब हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे दोनों सॉरी एक्स एक्सिस पे दोनों पॉइंट्स ज्वाइन हो गए हैं हमारे, तो हम लोग इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। तो एरिया वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, बट अब हम लोगों का यहाँ पे कुछ ऐसा पोर्शन है जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं है, जो कि हमारे मार्क्स नहीं है, फिर भी वो पोर्शन इस एरिया के अंदर इंक्लूड हो गया है। जैसे कि मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूँ, ये वाला जो एरिया है, दिस ग्रीन एरिया ट्रायंगल दैट यू कैन सी, ये तो हमारा एक्स्ट्रा एरिया के अंदर ऐड हो गया। उसके बाद ये जो हमारा एरिया है ये भी हमारा एक्स्ट्रा एडिशन है। ये वाला एरिया भी सारे मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूँ, ग्रीन डैश लाइन, दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा एडिशन, देन दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा, दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा, एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो एक्स्ट्रा। तो अब ये तो एक्स्ट्रा एरिया हो गया। तो अब पर इसके साथ साथ आप एक और चीज ऑब्जर्व कीजिए कि हमारा हम लोगों का कुछ ऐसा भी एरिया है, जस्ट 1 second, आई वांट अ डिफरेंट पेन, व्हाट पेन शैल आई टेक, आई विल टेक दिस, नो आई विल टेक दिस, ओके। इसके साथ साथ हमारा कुछ ऐसा भी एरिया है जो कि हमारा इंक्लूड होना चाहिए था बट इंक्लूड नहीं हुआ, जैसे कि ये वाली चीज, ये हमारी इंक्लूड होनी चाहिए थी बट ये इंक्लूड नहीं हुई। सिमिलरली ये भी इंक्लूड होना चाहिए था, ये इंक्लूड नहीं हुआ, ये भी इंक्लूड नहीं हुआ। दिस पोर्शन वाज आल्सो नॉट इंक्लूडेड, दिस वाज आल्सो नॉट इंक्लूडेड, दिस वाज आल्सो नॉट इंक्लूडेड। तो हमारे कुछ ऐसे एरियाज हैं, ये 1 2 3 4 5 6, हमारे कुछ ऐसे 6 पोर्शंस हैं जो कि एरिया में ऐड होने चाहिए थे पर नहीं हुए। वही हमारे कुछ ऐसे भी एरियाज हैं 1 2 3 4 5 6, वही हमारे कुछ ऐसे 6 छोटे छोटे एरिया हैं जो ऐड नहीं होने चाहिए थे पर वो हो गए। तो हमें अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऐसे तरीके से फ्रेम करना चाहिए जहां पे हमारे जो पोर्शंस इंक्लूड हुए हैं दैट इज इक्वल टू द पोर्शंस, इक्वल टू द एरिया ऑफ दोज पोर्शंस जो हमारे इंक्लूड नहीं हुए हैं, तभी हम लोग उसी सेम एरिया पे आ सकते हैं। और ये भी एक रीजन होता है कि हमारी जो क्लास इंटरवल्स है वो छोटे विड्थ की होनी चाहिए, स्मॉल विड्थ की होनी चाहिए, सो दैट द एरर in this area which is excluded and included, this error should be reduced. Are you guys getting my point? If somebody wants me to repeat, I'll repeat. मैंने इंग्लिश में भी बोला है, हिंदी में भी बोला है, still if you want I'll repeat. So first there are certain areas, then we join these two extreme on the x-axis, we extend this x-axis to the two class intervals which were initially not there. So there are certain areas which I have marked with dark green pen, there are certain areas which were not supposed to be included in the frequency polygon, but they are included. However, at the same time there are some other areas
areas which I have marked with light green pen, which were supposed to be included in the frequency polygon, but they are not included. So the class intervals and the polygons should be framed in such a manner that the area which is excluded should be equal to the area which is included, such that the total area remains constant. The total area under this frequency polygon remains constant. Now if you want you can draw this, या फिर मैं एक काम करती हूँ पहले इससे associated ये 2-3 लाइनें लिख देती हूँ, and then you can draw and write both the things at the same time, or you can write along with me also to save some time. If there is any doubt to anybody, please ask me, I will repeat. So frequency polygon, yeah, so frequency polygon is drawn by joining the midpoints. Okay, yeah, by joining the midpoints of the tops of rectangles of the histogram, टॉप्स ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ द हिस्टोग्राम. तो पहले हमने बहुत बड़े डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट किया, फिर उसका हिस्टोग्राम बनाया, फिर उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया बाय स्ट्रेट लाइंस. And this was the first point. Second, that the total area under frequency polygon को मैं FP लिख रही हूँ. Frequency polygon must be proportional to the total frequency. Now I'll display both the pages. You can write down, you can draw, you can ask if you want to ask anything. Then we'll move on to the third representation, that is frequency curve. Ma'am, I have a doubt. Yes, please ask. मैम हिस्टोग्राम से ही बन सकता है क्या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और बार ग्राफ से भी बन सकता है? बार ग्राफ के बीच में अगर स्पेस है तो फिर तो कुछ ऐसा एरिया हो जाएगा ना, तो एक्सक्लूड होएगा, उसको आप इंक्लूड कैसे करोगे फिर? यस मैम. या done, all right. हाँ जी. Could you please explain this area concept once again? Can I please explain the areas? You said we have to include, not include this concept that you marked. Okay, so I'll just repeat it, no problem. So यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों का, do you want me to repeat in English or Hindi or whatever language that is suitable to you? Any preference? No, ma'am. All right. So as you can see over here that there are few जो ये हम लोगों का जो पर्पल लाइन आप देख पा रहे हो ना, ये पर्पल लाइन हमारा ओरिजिनल है. बट इसके बाद हम लोगों को क्योंकि एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हमारा ये एक्स एक्सिस पे कहीं तो टच होना चाहिए. इस वजह से हमने क्लास इंटरवल्स को एक्सपैंड किया है, एंड वी हैव टेकन दिस एरिया from as you can see we have expanded from 0 to -5, and we have expanded from 25 to 30, which was initially not there in our original data. So जब हमने इसको expand किया तो हमारे कुछ ऐसे areas हुए जो आप डार्क ग्रीन से देख रहे हो. ये जो डार्क ग्रीन वाला एरिया जहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है, तो कुछ ऐसे एरियाज हुए जहाँ पे हम लोगों को वो एरियाज इनिशियली हम लोगों के फ्रीक्वेंसी कर्व में इंक्लूडेड नहीं थे, बट अब क्योंकि हम लोगों ने एक्सपैंड किया है अपने एरिया निकालने के लिए, तो वो इंक्लूड हो गए हैं. तो ये जो इंक्लूजन ऑफ द एरियाज है ना, दिस शुड बी इक्वल टू सर्टेन एरियाज दैट वर एक्सक्लूडेड. जैसे कि ये जो वन लाइट ग्रीन वाला वन है, ये लाइट ग्रीन वाला वन रेक्टेंगल का पोर्शन है, ये हमारा एरिया का पोर्शन है, बट ये हमारा एक्सक्लूड हो गया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से. सिमिलरली ये जो लाइट ग्रीन 2 है, ये भी हमारा एक्सक्लूड हो गया है. दिस वाज आल्सो एक्सक्लूडेड 3. तो ये जो एरियाज हमारे एक्सक्लूड हो गए हैं, ये एरिया इक्वल होने चाहिए जो एरिया हमने इंक्लूड कर दिए हैं उन एरियाज से. Okay, Are ma'am. we clear with this?
Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Now there are certain aspects जहाँ पे हम लोग ये जो फर्स्ट एरिया है ना, क्योंकि ये नेगेटिव में चला गया तो -5 मार्क्स तो नहीं हो सकते हैं, तो उस केस में फिर हम इस एरिया को अवॉइड करते हैं कि ये एरिया हम लोग नहीं कंसिडर ही नहीं करेंगे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन में। जो भी हम लोगों का एरिया निकलेगा वो फिर इस एरिया ए से निकलेगा। ये एरिया जो A, say this is B point, this is C point, this is D point, this is E, this is F and this is G। क्योंकि नेगेटिव एरिया तो हम नहीं लेते, नेगेटिव एरिया तो प्रैक्टिकली कुछ होता भी नहीं है ना, तो जब भी हम ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की बात करते हैं तो उस केस में हम ये वाला एरिया कंसिडर नहीं करते हैं। बट ये वाली लाइन हम क्यों कंसिडर करेंगे और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हमने 0 to -5 ड्रॉ किया ना, तो ये जो -2.5 आया बीच में, इसी की हेल्प से तो हमने ये ब्लू लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, तो इसलिए हमारे लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। हावेवर हम जो एरिया लेंगे वो एरिया, ये आपको इस पे कैलकुलेशंस नहीं करनी है, सिर्फ समझ लो इस चीज को। जो हम एरिया लेते हैं वो ये एरिया हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। सो जो हमारा इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का एस्पेक्ट स्टार्ट होता है ना, वो पॉजिटिव से ही स्टार्ट होता है, नेगेटिव से स्टार्ट नहीं होता है। Is it clear to all? So Yes. our frequency polygon goes from A to point G. We don't consider this negative aspect, but this negative expansion is important so that we can draw this line A to B, so that we can expand this frequency polygon from A to B. Is it clear to all? Yes, ma'am. मैम एक डाउट है। Yes. मैम जैसे आप जो एरिया वाला कंसेप्ट बता रहे हो, इसको हम इस चीज से डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनके अंदर एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ जाते हैं और इनकी साइड्स भी तो उस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो इनका एरिया सेम हो जाता है। हाँ, होना चाहिए। if we are taking the class interval as same, then yes, अगर हमारी क्लास इंटरवल इक्वल है तो। और मैम ये जो नेगेटिव वाला उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि एरिया तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला उसको हम एरिया के टर्म्स में एक्सक्लूड करेंगे, पर वो लाइन हमारे लिए जरूरी हो जाती है। ओके मैम। मैम 6th वाला ट्रायंगल इंक्लूड करेंगे क्या? आप डार्क 6 की बात कर रहे हो या लाइट 6 की बात कर रहे हो? डार्क 6। वो तो इंक्लूड होएगा ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, वो तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना। बट मैम दैट इज आल्सो आउट ऑफ एरिया। हाँ, आउट ऑफ एरिया तो है ही ऑब्वियसली, पर हमारे पास ये जैसे लाइट ग्रीन 6 है, ये भी तो कुछ ऐसा एरिया है ना जो इनसाइड द रेक्टेंगल होना चाहिए था, बट हुआ नहीं है। तो ये हमारे टोटालिटी में ये एरियाज हम लोगों के इक्वल होने चाहिए, जितना एरिया एक्स्ट्रा इंक्लूड किया गया है और जितना जो एरिया आना चाहिए था और वो एक्सक्लूड हो गया है। सो द इन टोटल एरिया टर्म्स दिस शुड बी इक्वल। टोटल एरिया एक्सक्लूडेड शुड बी इक्वल टू द टोटल एरिया इंक्लूडेड। सो मैम फर्स्ट ट्रायंगल और 6th ट्रायंगल का एरिया सेम नहीं है। डार्क वन फर्स्ट ट्रायंगल तो हम एरिया में कंसीडर ही नहीं करेंगे ना, वो तो नेगेटिव पार्ट हो गया ना। अगर हम 6th को कंसीडर कर रहे हैं तो फर्स्ट को करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट दोनों का सेम होगा तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो वो कैंसिल हो जाएंगे मैम, वो तो दोनों का अगर आप कैंसिल आउट के एस्पेक्ट से देख रहे हो तो आप कैंसिल आउट के एस्पेक्ट से देख सकते हो, बट अगर हम लॉजिक की बात करें तो हमारा एरिया नेगेटिव में नहीं होता है। देखो जो मुझे पता नहीं किसी ने वो ट्रायंगल्स वाली बात बोली थी अभी जब वो क्वेश्चन आया था, जिसपे मैंने कहा था कि अगर हमारा क्लास इंटरवल सेम है तो वो चीज वैलिड है। यहाँ पे हमारी दूसरी जो एस्पेक्ट होता है ना, जो आप लोग ये समझ रहे हो ना कि सपोज ये वाला जो एरिया 3 है, सपोज ये जो एरिया 3 की अगर मैं बात करूं, ये एरिया 3 इक्वल होना चाहिए जितना एरिया हमारा यहाँ से वो हुआ है, तो ये हमारा उस केस में वैलिड है क्योंकि यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल इक्वल होता है। अगर आप कैंसिल आउट की बात करते हो तो उस केस में एरिया कैंसिल आउट हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम यश इज ट्राइंग टू ज्वाइन बट इट्स ओनली 15 minutes लेफ्ट। आई एम नॉट अलाउइंग हिज एंट्री। इफ एनीबॉडी वांट्स टू इन्फॉर्म यू कैन इन्फॉर्म हिम, बट अदरवाइज हम इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर फर्स्ट पार्ट को कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारा नेगेटिव एरिया हो जाता है। मैम 6 वाला बैलेंस नहीं हो रहा है ना, इसलिए मैम बोथ द एरियाज विल नॉट बी कंसीडर्ड ना, क्योंकि मैम ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों का फर्स्ट का और 6 का दोनों का एरिया सेम होगा और वो वाला फर्स्ट वाले का माइनस में आ जाएगा और इसका पॉजिटिव में रहेगा। हाँ, वो कैंसिल आउट हो जाता है बच्चे, वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि वो कैंसिल आउट हो जाता है। लॉजिक के टर्म्स में हम इसको नहीं बोल सकते कि हमारा एरिया नेगेटिव है, कैंसिल आउट तो होगा ही, जब भी तो हमारा टोटल एरिया सेम रहेगा। बट लॉजिक के टर्म्स में हम इसको नेगेटिव एरिया नहीं बोल सकते। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अगर आप प्योर न्यूमेरिकल बेसिस पे बोल रहे हो देन यस इट विल कैंसिल आउट, बट लॉजिकली द एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव।
Yes, This is ma'am. what I'm trying to express. Okay, I understood. Yeah. Is it fine to all? Any doubt anywhere? No, ma'am. Now it's Ma'am, clear. ma'am, can you please show the points? Which points you want? Yeah, I'll just display. Yeah, I think it's, you can see both the pages now. Let me know when you are done. All right, dear. Okay, so I'll just after this I'll just do one part, that is the frequency curve. So सिर्फ मैं frequency curve आप लोगों को एक बार इसी ग्राफ में दिखा देती हूँ. Then there are 3 points associated with the frequency curve. I'll display those points, and till the time I take attendance, you can write that down. I think most of you have completed. So मैं इसी ग्राफ में रब करके आपको थर्ड एस्पेक्ट बता रही हूँ, that is the frequency curve. See, frequency curve is same like frequency polygon, but difference क्या होता है frequency polygon and frequency curve में, कि हम लोगों के curve के अंदर ना free hand movement होती है, free hand curve draw करते हैं, किसी भी तरह का kink नहीं होता है जब हम frequency curve draw करते हैं. उस केस में किंक मतलब होता है कि जो हमारा सडन मूवमेंट है ना, जैसे आप यहाँ पे ये पॉइंट बी पे पॉइंट सी पे एक सडन चेंज देख पा रहे हो, उसको किंक बोला जाता है. तो हमारे फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है, वो फ्रीक्वेंसी कर्व हमारा बहुत ज्यादा स्मूथली बनता है, उसमें किसी तरह का किंक नहीं होता. तो मैं इसी ग्राफ में रब करके आपको फ्रीक्वेंसी कर्व डिस्प्ले करूंगी, और वो भी हमारा मिड पॉइंट से ही बनता है. सो आई जस्ट रब, दैट इज नॉट नेसेसरी, एंड we can compare also. Just 1 second, too many lines are here now. आप अगर दूसरा खिचड़ी हो जाएगी. So yeah, so we did this with purple. This was purple. I'm using this green highlight now on this. I'm using this green highlight. इसमें हम लोग का पॉइंट ए से हम सिर्फ फ्री हैंड मूवमेंट करके इसको सिर्फ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं. अगेन जॉइनिंग द पॉइंट्स, जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, दैट इज आवर फ्रीक्वेंसी कर्व. अब जरूरी नहीं है कि हम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट से ही हो, क्योंकि हम सिंपली अपना एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं. इनफैक्ट मैं इसको और ज्यादा डार्क कर देती हूँ. या सो एज वी कैन सी, हम अगर एक फ्री हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो कर्व हम लोगों का इतना फ्री हैंड होगा कि उसमें किंक्स नहीं होंगे. जैसे कि मैंने डिस्प्ले किया, ये एक फ्री हैंड कर्व है, इसमें हम लोगों का कहीं पे भी किंक्स नहीं आ रहे हैं. दिस इज अ फ्री हैंड कर्व दैट वी हैव ड्रॉन. दिस इज टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी कर्व. ये फ्रीक्वेंसी कर्व हम आगे और ज्यादा यूज करेंगे जब हम मीडियन भी डिराइव कर सकते हैं लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से. इसीलिए हमने क्या किया, पहले जो हमारा बहुत ज्यादा बड़ा डाटा था उसको हमने मैनेजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फ्रीक्वेंसी डाटा फॉर्म में कन्वर्ट किया, और फिर हमने उसको उसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट किया. फिर हिस्टोग्राम से हमने उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में कन्वर्ट किया, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से हमने उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया और उसको हमने एक फ्रीक्वेंसी कर्व में कन्वर्ट किया. अब हम इस फ्रीक्वेंसी कर्व की हेल्प से, नाउ दैट वी नो हाउ टू ड्रॉ these smooth frequency curves, we will discuss ogives. Ogives are more than and less than frequency curves. तो वो भी हमारे ऐसे स्मूथ कर्व्स बनते हैं जिसमें किंक नहीं होता, जिसकी हेल्प से फाइनली हम मीडियन डिराइव कर सकते हैं.
तो अब हमें अगर किसी भी डाटा का जो भी हमने ऑब्जर्वेशन कलेक्ट की है उसका हमें अगर मीडियन चाहिएगा तो हम इजीली ऑजिव्स प्लॉट करेंगे। ऑजिव्स होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन मोर देन ग्राफ्स, जो फ्री हैंड कर्व्स होते हैं, और वहां से हम मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हम ये कर्व्स को इंटरसेक्ट करेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, पर ये वहां पे ऐसे हेल्पफुल होता है ये कर्व्स। काफी लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब हमें एग्जैक्ट वैल्यूज देता है तो फिर हम एग्जैक्ट वैल्यू से शिफ्ट होके फ्रीक्वेंसी कर्व्स क्यों आते हैं? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कर्व का ये मतलब नहीं है कि हमारा नेसेसरीली मिड पॉइंट से ही पास करे, ये एक स्मूथ कर्व होता है। तो इसमें हम लोगों का नियर अबाउट मिड वैल्यू से भी क्रॉस कर सकते हैं। ये हमने छोटा डाटा लिया है इसलिए ये मिड वैल्यू से क्रॉस करने में इजी है। लार्ज स्केल डाटा इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि वो मिड वैल्यू से क्रॉस करे, नियर अबाउट पॉइंट से क्रॉस करेगा, बट वो हमारे लिए हेल्पफुल इसलिए होता है क्योंकि फिर हम उसको आगे जाके यूज करके एक वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं कि इस क्लास, इस डाटा का, इस ऑब्जर्वेशन का, इस पॉपुलेशन का हम लोगों का मीडियन इतना आ रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी इस प्लेस पे आ रही है। तो वो इमीडिएटली हम कर्व्स की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी कर्व। आई होप यू हैव ड्रॉन दिस। I'll just display your few points that I have noted down. मुझे था कि टाइम थोड़ा सेव हो जाए, so I'll display that. One second. Why is it not showing? Array? Yeah, this is the frequency curve, if you can see. Guys, can you see the points associated with the frequency curve on the screen? और या फिर आपको frequency curve ही नजर आ रहा है अभी? Frequency curve can be seen now. So I think there is some problem here. One second. Okay, I will have to restart it. I think ये क्या हो गया इसमें पता नहीं. एक्सक्यूज मी हाँ जी. मैम, फ्रीक्वेंसी कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है? जो आपने ये ए पॉइंट लिखा हुआ, ये डिसाइड कैसे हुआ था? ये हम लोगों ने क्लास इंटरवल एक्सटेंड किया था ना. तो हम क्लास इंटरवल तो नेगेटिव एक्सिस पे एक्सटेंड हुआ है ना, ये तो आपने जो हाईलाइटेड पॉइंट है तो 2 से स्टार्ट करा हुआ है। ये 2 के अबव, मैंने वही तो आपको बोला था। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी जब हम लोग बनाते हैं तो उस केस में हमारा ये 0 to -5 का रोल ही ये होता है कि हम लोग ये A to B वाली लाइन ड्रॉ कर सके। नहीं तो आप एक चीज बताओ कि अगर हम ये 0 to -5 अगर एक्सपैंड नहीं करते तो फिर हम ये A to B वाली लाइन कहाँ पे ड्रॉ करते? 2 पे आती, जो A पॉइंट है वो 2 पे आता, 2.5 पे आता, 3 पे आता, कहाँ पे आता हमें कैसे पता चलता? तो ये जो A पॉइंट है हमने ऐसे ही तो डिटरमिन किया है जब हमने 0 to -5 का मिड पॉइंट लिया है। ओके मैम, तो हम फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए पॉलीगन से वो पॉइंट निकालना जरूरी है फिर? आप फिर और कैसे निकालोगे? ओके क्योंकि मैम। हम तो कोशिश वही करते हैं ना कि मिड पॉइंट ऑफ द हिस्टोग्राम पे हमारा स्मूथ कर्व बने। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैं एक सेकंड रिकनेक्ट कर रही हूँ, कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था। WF सेट के DY। So guys, can we have a class today from 3:30 to 4:30? We are having, I think we have discussed on that.